आपने पीएमएलए का नाम कई बार सुना होगा, तो क्या है इसका मतलब? और क्यों बना था ये कानून? और क्या है इसमें ईडी की असीमित शक्तियां? और पहले रिव्यू हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, तो अब क्यों फिर रिव्यू के लिए सुप्रीम कोर्ट में केस को स्वीकार कर लिया गया है? और रिव्यू होगा तो क्या है संभावनाएं? नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी बात अनिल के साथ। वीडियो में आगे बढ़ूं, आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक कर दें जिससे लोगों तक पहुंच बढ़ सके, और शेयर कर सकते हैं यदि अच्छी लगे तो। और यदि जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें यदि अभी तक नहीं किया है तो। अब आ जाते हैं पीएमएलए पर। तो यह है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, या हिंदी में कहें तो धन शोधन निवारण अधिनियम, जिसमें अनुचित तरीके से अर्जित धन की जांच की जाती है। इसमें नगद, डिजिटल संपत्ति, तस्करी का सामान, मादक पदार्थ, ये सब शामिल होता है। और अभी तो अमेंडमेंट जो किया गया है उसके मुताबिक कंपनियां भी इसके दायरे में आ जाती है। कंपनियों की जांच भी ईडी कर सकती है। लेकिन ईडी आपके ऊपर केस कब करती है? शंका के ऊपर आपको पकड़ती है, आपकी जांच करती है, लेकिन करती वहीं पर है जहां पर अनुचित तरीके से अर्जित धन, संपत्ति की आशंका हो। ईडी को शोध पता करना होता है कि किस किस सोच से पैसा आया है, ये लीगल है या इलीगल है। यदि आप इसका स्रोत बता सकते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा भी स्रोत नहीं बता सकते कि फलाने से इतनी रिश्वत ली थी, या उनका एक काम कराया था तो ये पैसा उन्होंने दिया था, या किसी की जमीन लिखवा ली थी किसी लालच में। मतलब अनर्गल या अनुचित तरीका नहीं होना चाहिए। यानी आपके पास जो भी आय संपत्ति है उसका स्रोत आपको ज्ञात होना चाहिए और बताना पड़ेगा। अब ये पैसे ठेका दिलाने से आए हैं, या किसी की ट्रांसफर या पोस्टिंग कराने से आए हैं, या फिर संसद में सवाल पूछने के लिए आपको मिले हैं। यदि ऐसे मामले हैं तो ईडी इसमें कूद जाती है, और उसके बाद किसी न किसी तरीके से सीबीआई की भी एंट्री हो जाती है। मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ कि दशहरा के कारण पटाखे चल रहे हैं, तो कभी कभी मैं अवॉइड करूंगा कि आवाज में डिस्टर्बेंस ना हो, फिर भी हो सकती है, उसके लिए मुझे माफ कीजिएगा। मौजूदा केस क्या है जिसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करने जा रहा है? इससे पहले बता दें कि 2002 में यह कानून बनाया गया था। इसका उद्देश्य था कि देश में बढ़ते भ्रष्टाचार को रोकने और आतंकवाद को खत्म करना, जिसकी जद में बड़ी बड़ी हस्तियां आने लगी और इस केस में जल्द से जमानत भी हो जाती थी, क्योंकि लोग बड़े होते थे तो वकील बड़े कर लेते थे, और बड़े वकील का मतलब है कि केस जीतने की गारंटी हो या न हो, लेकिन जमानत की गारंटी लगभग हो ही जाती थी। बाद में इस कानून में समय समय पर कई बदलाव किए गए। इन बदलावों से अब आरोपी को जमानत मिलना मुश्किल है, और इसी से परेशान कार्तिक चिदंबरम, अनिल देशमुख और 242 लोग और थे जो पीएमएलए एक्ट को चुनौती देने सुप्रीम कोर्ट चले गए। पिछले साल 27 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस की बेंच, जिसे आप डिवीजन बेंच कह सकते हैं, जिसमें जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस सीटी रवि कुमार शामिल थे, उन्होंने फैसला दिया कि इस कानून में जो कुछ भी प्राविधान दिया गया है उसमें कहीं कोई कमी नहीं है, और यह कानून इसी रूप में अच्छा काम कर रहा है। अब जब इनकी दाल वहां नहीं गली, हालांकि जस्टिस एम खानविलकर रिटायर हो चुके हैं, तब फिर इन्होंने अगस्त महीने में पिछले साल रिव्यू पिटीशन डाल दी थी उस फैसले के लिए। अब उसकी सुनवाई होते तो सितंबर अक्टूबर ऐसे चलता रहा। अगस्त में सुनवाई हुई, सितंबर में हुई। अब सुप्रीम कोर्ट में 18 तारीख को सुनवाई थी उसी रिव्यू पिटीशन की। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस रिव्यू पिटीशन को हियरिंग के लिए स्वीकार कर लिया है, और इस केस की सुनवाई 3 जजेज की बेंच, यानी फिर एक डिवीजन बेंच कर रही है, जिसमें जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीएम त्रिवेदी शामिल हैं। अब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इसे कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग बताते हुए कहा कि मिल आर्ट बिना ठोस वजहों और सिर्फ इसलिए इस मुद्दे पर पुनर्विचार नहीं होना चाहिए कि किसी ने अदालत का रुख किया है और चाहता है कि 3 न्यायाधीशों की पीठ के फैसले पर पुनर्विचार हो। यह दोबारा गौर करने का अवसर नहीं होना चाहिए।
बताया जा रहा है कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आगे कहा कि आपको सुनवाई करनी है तो इसे बड़ी बेंच के पास भेज दीजिए, लेकिन 3 जज का फैसला 3 जज ही रिव्यू करें। इस पर पीठ ने कहा कि अगर 3 न्यायाधीशों को लगता है कि किसी पहलू पर पुनर्विचार की आवश्यकता है तो हम इसे संदर्भित कर सकते हैं। मेहता ने पूछा, क्या कोई कल याचिका दायर कर सकता है और कह सकता है कि मैं समलैंगिक विवाह के फैसले से सहमत नहीं हूं? क्या इसे बड़ी पीठ के पास भेजा जा सकता है? अभी एक फैसला आया था एलजीबीटी के ऊपर, तो कोर्ट ने सरकार पर डाल दिया कोई कानून बनाए, हम इसकी मान्यता नहीं देते। अब कोई रिव्यू पिटीशन डाल दे तो क्या है, फिर से सुना जाएगा? एक ही मुकदमे को बार बार सुना जाएगा? इस पर कुछ प्रश्न नहीं लगता है इन संस्थानों पर? फिर तुषार मेहता जी ने उन्होंने कहा कि पीएमएलए एक अलग कानून नहीं है, बल्कि वित्तीय कार्यवाही कार्यबल यानी FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की सिफारिशों के अनुरूप तैयार किया गया एक अधिनियम है। FATF वैश्विक धन शोधन और आतंकवादी वित्त पोषण की निगरानी संस्था है। पिछले साल के अपने फैसले में शीर्ष अदालत ने पीएमएलए के तहत गिरफ्तारी, धन शोधन में शामिल संपत्ति की कुर्की, तलाशी और जब्ती की ईडी की शक्तियों को बरकरार रखा था। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और याचक पक्ष के वकीलों में बहस के बाद अदालत ने इसको स्वीकार ही कर लिया। तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इसकी सुनवाई तत्काल न की जाए, क्योंकि अभी FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बैठक होने वाली है, जो एक वैश्विक संस्था है। ऐसे में हमारे पीएमएलए को संदेह के घेरे में लाना देश की छवि पर असर पड़ता है। अब मेरी सूचना के मुताबिक FATF की बैठक 18 से 21 अक्टूबर को होने वाली थी, लेकिन अभी मैं चेक कर रहा था कैलेंडर में तो इसे 23 से 27 अक्टूबर दिखा रहा है, जो पेरिस में होने वाली है। फिलहाल इसकी अगली सुनवाई 22 नवंबर 2023 को होगी। बेंच ने कहा कि हम 2 पॉइंट्स को रिव्यू करेंगे। बेंच कह रही है कि 2 पॉइंट्स को रिव्यू करेंगे, लेकिन केस जब सामने आएगा तो बाकी पॉइंट तो रिव्यू कर सकते हैं आप। और कल यही आता है कुछ तो अगले पर फिर रिव्यू याचिका होगी, और 2 पॉइंट पर विचार कर रहे हैं तो उस फैसले का रिव्यू कैसे हो जाता है? या तो उन 2 पॉइंट्स को उसमें डिस्कस नहीं किया गया है। अगर उन 2 पॉइंट पर किया गया है तो इसका अर्थ है कि पिछले साल जुलाई के सुप्रीम कोर्ट के ही निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट को भरोसा नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर भरोसा नहीं होता है तो जनता क्यों ना भरोसा करती होगी? तो इसमें 2 मुद्दे जो हैं कि ECIR, जैसे आपकी FIR होती है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, वैसे ECIR होती है जहां ईडी छापा मारती है, तो इन्फोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होता है। अब इसकी कॉपी आरोपी को गिरफ्तारी के वक्त शेयर नहीं की जाती। आरोपी को यह भी नहीं पता होता कि उसके खिलाफ गिरफ्तारी के लिए क्या क्या मटेरियल एजेंसी के पास है। और CRPC की धारा 157 के तहत मजिस्ट्रेट को भी पता नहीं होता कि गिरफ्तारी क्यों हुई है। और दूसरा है दोहरी बेल कंडीशन का कोई सेफ गार्ड नहीं है। दोहरी शर्तों में कहा गया है कि जब धन शोधन मामले में एक आरोपी जमानत के लिए आवेदन करता है तो अदालत को पहले लोक अभियोजक को सुनवाई का अवसर देना होता है, और जमानत तभी दी जा सकती है जब वह संतुष्ट हो जाए, आरोपी दोषी नहीं है और यह होने पर उसके अपराध करने की संभावना नहीं है। अब कहा जा रहा है कि अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और स्वच्छता के अधिकार का उल्लंघन करता है। इस एक्ट के तहत जमानत के लिए कोर्ट को संतुष्ट कराना होगा कि आरोपी का दोष नहीं है। एक्ट की धारा 19 में गिरफ्तारी के प्रावधान किए गए हैं और उसके इतर जाकर भी ईडी अधिकारी समन के दौरान आरोपी को हिरासत में ले सकते हैं। बताया जा रहा है कि यह प्रावधान मनमाना है। आरोपी के बयान को धारा 50 के तहत दर्ज किया जाता है, जो कार्रवाई में इस्तेमाल होता है। ध्यान रहे कि जो पुलिस के सामने आप बयान देते हैं वो साक्ष्य के तौर पर नहीं माना जाता है, लेकिन ईडी जो बयान दर्ज करती है वह साक्ष्य के तौर पर मान्य होता है और उसका प्रयोग होता है। अब मैं नहीं सोच पा रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट में जज के फैसले का पैमाना क्या होता है। 3 जज जिस केस में फैसला देते हैं उसी की सुनवाई 3 जज फिर से करें तो यह साबित क्या करता है कि पिछली बेंच सक्षम नहीं थी या क्या आगे आप खुद समझ लीजिए, मैं नहीं बोलूंगा। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि सुप्रीम कोर्ट पर ही उंगली उठा रहा है? न्यायालय के ऐसे फैसले जनता में उसकी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाते?
और सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले ऐसे मिल जाएंगे कि अपने ऊपर ही उंगली उठाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में लगता है कि कुछ वकीलों का ऐसा प्रभुत्व है कि वो फैसला भले ही पक्ष में न करवा सके, लेकिन अपनी वरिष्ठता का फायदा उठाते हुए किसी केस की भी जो सुनवाई होने लायक है या नहीं, उसको सुनवाई के लिए कम से कम एक्सेप्ट तो करा सकते हैं। विकिपीडिया के लेख में लिखा है, आश्चर्य नहीं कि भारतीय समाज के भ्रष्टाचार के सबसे व्यस्त और अपराधी अड्डे अदालतों के परिसर हैं। और गांधी जी ने कहा था कि अदालत न हो तो हिंदुस्तान में गरीबों को न्याय मिलने लगेगा। अब न्याय की गुहार कौन कर रहा है और पीड़ित कौन है? क्या अगर कुछ बदलता है तो अपराधियों को संरक्षण देने जैसा नहीं होगा, या कुछ मनमाना होता है तो अनावश्यक सरकारी एजेंसियों द्वारा किसी को पीड़ित नहीं किया जा रहा है? लेकिन राजनीति के हमाम में सब एक जैसे हैं। तो अभी के लिए लेकिन वीडियो लाइक कर दिया है आपने, शेयर कर दिया है ना, सब्सक्राइब तो कर ही चुके होंगे। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।